और उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए सभी लोग लुटेरे थे। आपको पता है 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानी की इस देश को आज़ाद कराने के लिए। तो आग लगे, घर जले या गोली सीने पे खाएं, हमें जो बात कहनी है वो बात कहनी है। हद से हद क्या होगा, इंग्लैंड की यूएस की वीज़ा नहीं देगी, मत दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुटेरे थे अंग्रेज जिन्होंने 300 साल तक लूटा। जो हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी, 2 लाख बच्चे थे उसमें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, टोपी वाले, तिलक वाले। ट्रेंडी टॉपिक में आपका स्वागत है। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद बाबू जी। आपको 2008 रोडीज, 2009 स्पिट्सविला और आईपीएल जैसे बड़े बड़े मंच, आपने इतने सारे फिल्म की मार्केटिंग की और अभी एज ए डायरेक्टर और एक्टर बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई? सर, बॉलीवुड की जर्नी की अगर मैं बात करूं वैभव जी, तो बॉलीवुड से मेरी फैमिली का नाता जो है वो बहुत लंबा है। अमरोहा जहां से मैं आता हूं, वहां से बहुत अजीम शख्सियत मेरे ख़ानदान के कुछ बुज़ुर्ग आए, जैसे कमाल अमरोही साहब और मेरे सगे ताए अब्बा मंजूर अमरोही साहब, जो बहुत फेमस आर्ट डायरेक्टर हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड में मिला फॉर द बेस्ट आर्ट डायरेक्शन। कालिया, एक फूल दो माली, विक्टोरिया 2020। सो बॉलीवुड से बड़ा लंबा रिश्ता है। सो बॉलीवुड तो आना ही था। तो फिर यहाँ से मार्केटिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ? सो मार्केटिंग तो बिकॉज मैंने मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग 2001 में दिल्ली ऑक्सफोर्ड से किया और उसके बाद में याहू के साथ में नौकरी की। देन उसके बाद एक सफ़र चला जहाँ पे मैं वायाकॉम 18 की एजेंसीज के साथ रहा। उसके बाद आने के बाद में दुबई में बहुत सारे से इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ में काम किया। आइकॉनिक, स्प्लैश, बेबी शॉप, सेंटर पॉइंट, क्रेसलर 300 आई लॉन्च्ड इन दुबई इन 2012। जैसे कि मुझे पता है कि आपने पद्मावत, सुल्तान, बजरंगी भाईजान, जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, ऑलमोस्ट सारी की सारी फिल्म में आपको कितने बड़े बड़े अवार्ड से भी ऑलमोस्ट 50+ अवार्ड आपको मिले हैं। तो ये सफ़र को आप कैसे देखते? इट वॉज अ टीम कैंपेन। Yes. आई वॉज देयर एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, स्ट्रेटजी हेड। तो मैं कैंपेन डिज़ाइन करना मेरा काम था और साथ में बहुत सारे से लोग थे, तो पूरा क्रेडिट तो मुझे नहीं जाता है, बट आई वाज द पार्ट ऑफ अवार्ड विनिंग टीम, आई कैन से। वी गॉट बीबीसी नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट मार्केटिंग कैंपेन फॉर पिंक एंड नीरजा। फिर हम सचिन, धोनी, पद्मावती, ए दिल मुश्किल, सुल्तान, बजरंगी भाईजान, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, लखनऊ सेंट्रल, बागी और अमेजिंग स्पाइडरमैन, बॉस बेबी, हल्क, बहुत सारी सी पिक्चरें हम लोगों ने की, बहुत सारे से अवार्ड हमने जीते। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जी। तो सर, मेरा अगला सवाल, जैसे कि आपको बहुत सारे अवार्ड मिले और आपने पिंक और नीरजा जैसी बड़ी फिल्म पे नेशनल अवार्ड आपको मिला, बीबीसी नेशनल अवार्ड। तो इस फिल्म को प्रमोट करना कैसे डिफिकल्ट था और इसके क्या बेसिक इनसाइट्स थे? पिंक और नीरजा पे हमारी टीम को, आई वाज द क्रिएटिव डायरेक्टर, स्ट्रेटजी हेड, टीम को अवार्ड मिले क्योंकि बॉलीवुड जाना जाता है हीरोइज्म के लिए, और ये फिल्म जो थी इसमें हीरो नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ये फिल्म थी हीरोइन की। कैंपेन बहुत मुश्किल थे और हमने कोशिश ये की कि हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच सके। सो व्हाट इज़ पिंक कैंपेन इज़ डन बाय अस एंड उसमें फिर वो जब कैंपेन हुआ तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट भी किया, अच्छी अच्छा तरीके से लिया, रिस्पॉन्स भी दिया। अच्छी तरीके से लिया। सेम फॉर द नीरजा। सो बहुत मैसिव कैंपेन हम लोगों ने किया, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या उसमें किया, बट कोशिश ये रही कि डिजिटल पे लोगों तक फिल्म पहुंच जाए और डिजिटल पे लोगों तक फिल्म पहुंची, और इसी वजह से शायद जूरी को लगा कि इस फिल्म को अवार्ड मिलना चाहिए। एक्चुअली जो मेन कॉन्सेप्ट था वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाना, उसको अपने ऑडियंस को स्टेप बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग वाइज दिखाया, इसलिए फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला। तो सर, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या फिल्में स्क्रिप्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं या मार्केटिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं? देखिए सर, एक फिल्म मेकर को सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप किसी बदसूरत हीरोइन को मेकअप करके खूबसूरत बना सकते हैं, बट अगर वो एक्टिंग नहीं कर पाएगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। राइट। या किसी बहुत बुरे एक्टर को आप अच्छे कपड़े पहना सकते हैं और वो अच्छा दिख सकता है,
उसका मेकअप कर सकते हैं, बट अगर उसमें एक्टिंग नहीं होगी तो वो चल नहीं पाएगा। इसी तरीके से आप बहुत बढ़िया शूट कर लीजिए, बहुत बढ़िया फिल्म बना लीजिए, बहुत अमेजिंग मार्केटिंग कर लीजिए। मार्केटिंग करने से आप ऑडियंस को पहले दिन थिएटर में लेके आ सकते हैं, बट होगा ये कि बीच में से ऑडियंस चली जाएगी। सो मार्केटिंग का काम है फिल्म को लोगों तक पहुंचाना। और अगर उस फिल्म में कोई कहानी नहीं है, कहानी बेहुदा है, तो बेहुदा पिक्चरें लोग देखते नहीं। इसका एग्जाम्पल 2026 की बिगिनिंग में आपको मिल गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़े बजट की फिल्म आई, बट लोगों ने, बहुत बड़े स्टार्स की फिल्म आई, बट लोगों ने नहीं लिया। और 2025 की एंड में आपको पता लग गया होगा कि 2 नए बच्चों की फिल्म आई और बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बहुत अच्छी स्टोरी थी, तो लोगों ने उसे 500 करोड़ रुपए दिए। सर, इतने साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और काफ़ी बार मिले। जब भी मैं मिलता था तो मैं आपको एक बात ज़रूर बोलता था कि आप इतने हैंडसम दिखते हैं, आप एक्टिंग क्यों नहीं कर लेते हैं? आपको भी याद होगा कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन पूछा। और आज मुझे सौभाग्य है कि मेरे पॉडकास्ट पे आप अपनी फ़िल्म के प्रमोशन के लिए हम साथ में बैठे हैं। तो मार्केटिंग की दुनिया से एक्टिंग और डायरेक्शन की दुनिया का सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, न सिर्फ आप, बल्कि व्हेन आई वाज इन दुबई विद द एडवर्टाइजिंग कंपनी, तो द सीईओ, आई कैन कोट, अरशद ज़हीर, ही यूज्ड टू से कि ये हमारी कंपनी का हीरो है। सो वो एक चीज़ थी, थोड़ा मतलब आई आई लव टू ड्रेस अप, थोड़ा अच्छा दिखने की मैं कोशिश करता हूँ, और थोड़ा ऊपर वाले ने मुझे थोड़ा ब्लेस किया है। सफ़र इसलिए शुरू हुआ जब मैं कॉलेज में था, दिल्ली था, और दिल्ली में मैं एक कंपनी में छोटी सी नौकरी कर रहा था। याहू कंपनी, याहू एस्ट्रोलॉजी में मैं था। सो दैट टाइम दिल्ली के जितने भी डिज़ाइनर थे उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रोच किया, और आई यूज्ड टू बी द पेज 3 मॉडल। हिंदुस्तान टाइम्स की मेरे पास कटिंग्स हैं बहुत सारी सी, जब मैं रैम्प किया करता था। एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मुझे कैमरे के पीछे रहना है। सो वो कैमरे के पीछे की जर्नी फिर शुरू हुई। फिर उसमें मेहनत और लगन के साथ में काम किया, और मेरे वालिद ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि बेटा, जो भी काम करना वो इतनी मेहनत लगन से करना कि उसमें तुम्हें लोग जीनियस कहने लगे। मैंने नुक्कड़ नाटक किए, थिएटर बहुत किया, एक्टिंग की प्रैक्टिस बहुत की, फिर इतने सारे से टेलीविज़न कमर्शियल ऐड का पार्ट रहा, इंकिंग आइडियाज़ में बहुत सारे से बड़े ब्रांड के लिए टीवी एड्स बनाए, बहुत सारे से गाने प्रोड्यूस किए, गाने दुबई में प्रोड्यूस किए, उन गानों पे मैं सेट पे रहा। कभी कभार मैं सेट पे स्पॉट बॉय का भी काम कर लिया करता था, तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे, हम रोहित साहब छाता पकड़ के घूम रहे हैं। सो वो मेरी लर्निंग थी। सो मैं सीख रहा था, और सीखते सीखते एक ऐसा पॉइंट पहुंचा जहां पर कुछ बड़े डायरेक्टर हैं मेरे जानकार, जिनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि सर, मैं क्या आपको असिस्ट कर सकता हूँ, तो वो मेरे ऊपर हंसने लगे। कहते टू असिस्ट, मैंने, मुझे बस सेट पे रहना है। तो अब आते हैं मेरे अगले सवाल पे। किसी भी फिल्म का सक्सेस उसके टीजर पे डिपेंडेंट होता है। आपके फिल्म का टीजर आज से 1 साल पहले जब रिलीज हुआ तो ऑलमोस्ट 32 मिलियन उस पर लाइक गए, व्यू गए, और ऑलमोस्ट इंडिया के सारे इन्फ्लुएंसर ने उस टीजर को रिपोस्ट किया, शेयर किया, जिस फिल्म का नाम था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ऐसा क्या हुआ कि अभी वो फिल्म का नाम चेंज करके उसको रिलीज करना पड़ रहा है, और वो नया नाम वो फिल्म का क्या रहेगा, हमारे ऑडियंस को बताएं। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि जब हमने टीज़र डाला और पोस्टर डाला तो उस पर मैसिव इंट्रैक्शन आया ऑन इंस्टाग्राम, ऑन लोगों ने बहुत प्यार दिया। दूसरी बात ये थी कि जिस शख्सियत को लेके ये फिल्म बनी है वो अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत है, और उनके दीवाने बहुत हैं। सो एक वजह थी मेरी कि शायद मैं था तो मेरे दोस्तों ने और जो साथ के इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने स्टोरी लगाई, मगर मैंने देखा कि जिन लोगों को मैं नहीं जानता था उन्होंने भी स्टोरी लगाई। दे आर इन लव विद शहीद आज़म, तो वो एक पार्ट था।
राम मोहम्मद सिंह आज़ाद की अगर बात करेंगे तो बहुत मेहनत से हमने ये एक पूरी जर्नी क्रिएट की थी और इस नाम को हमने बहुत लोगों तक पहुंचा दिया था. इट बिकम वेरी फेमस नाउ. बट जब आप देश के लिए कुछ करते हैं तो आपको बहुत सारी सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. डूज एंड डोंट्स होते हैं. आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किस चीज़ से आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है या उसकी क्या अच्छाई है. राम मोहम्मद सिंह आज़ाद इज़ अ पार्ट ऑफ फिल्म. इट इज़ द फिल्म. फिल्म से अलग नहीं हो सकता. बिकॉज जो नाम है वो नाम मेरा देश है और देश की एकता है जहाँ पे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद एक साथ जी रहे हैं. और दिस इज़ नॉट वेरी न्यू. इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा. बट आपने अपने बचपन में बहुत सारी सी दीवारों पे देखा होगा जहाँ पे एक चांद तारा, ओम, एक क्रॉस और एक तो लगे रहते हैं दीवार पे, अलग अलग दीवारों पे, किताबों के ऊपर, बच्चों की किताबों के ऊपर, बहुत सारी सी जगह पे आपने देखा होगा. तो वो मेरा देश है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये राम मोहम्मद सिंह का देश है. यहाँ सब आज़ादी से जीते हैं. नाम चेंज करने की बात जहाँ तक है सो हमसे सेंसर बोर्ड ने सजेशन दिया था दैट बिकॉज इट इज़ अ फिल्म अबाउट उधम सिंह साहब. सो हम उधम सिंह साहब के बारे में बात करें. सो मुझे सजेशन काफ़ी अच्छा लगा और फिर हमने सोचा कि क्योंकि अप फ्रंट लोगों को पता नहीं लगता है राम मोहम्मद सिंह आज़ाद से कि हम किसकी कहानी के बारे में बात कर रहे हैं. सो द न्यू टाइटल इज़ द लीजेंड ऑफ उधम सिंह. अब आते हैं अगले सवाल पे. अभी ज़माना है जंजीज का, जहाँ पे सैयारा और अभी धुरंधर जैसे फिल्में बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाई हुई है. और आपने इस जंजी के ज़माना में देशभक्ति जैसे टॉपिक को क्यों चूज किया? सवाल जो है वो मेरे लिए बड़ा कंसर्न पैदा कर रहा है और ये सवाल बहुत सारे से लोगों ने मुझसे किया. और जब मुझसे ये सवाल किया जाता है तो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ. और डिस्टर्ब इसलिए हो जाता हूँ कि उनकी नज़र में जेन ज़ी क्या है. मैं आपको बता दूं वैभव जी, अगर देश का युवा जेन ज़ी देशभक्त नहीं है तो ये देश बहुत गलत डायरेक्शन में है और इस देश को बचाना बहुत मुश्किल है. तो ये जो एक माइंडसेट आ रहा है कि देश का जेन ज़ी जो है वो देशभक्त नहीं है या उनको देश से प्यार नहीं है, या अगर हम किसी ऐसे टॉपिक पे फिल्म बनाएंगे जो देशभक्ति के लिए है, जो हमारे इतिहास को बताता है, हमारे बलिदान को बताता है. आपको पता है 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानी की इस देश को आज़ाद कराने के लिए. और जहाँ तक जेन ज़ी की बात है, मुझे लगता है कि आज का यूथ देश से बहुत प्यार करता है. और उस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैंने अपने नेटिव प्लेस अमरोहा में एक तिरंगा यात्रा की. कितने लोग आए होंगे उसमें. द वीक लिखता है इट वॉज इंडियाज बिगेस्ट तिरंगा यात्रा. 2 लाख बच्चे थे उसमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, टोपी वाले, तिलक वाले, हाथों में झंडा लिए हुए 2 लाख बच्चे. तो जेन ज़ी बहुत बहुत इमोशनल है देश को लेके और वो देश को बहुत प्यार करता है. और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे देश के बच्चे जो है वो देश को बहुत प्यार करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म, शायद मैं सही हूँ या गलत हूँ, 0 कट. मेरी फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 0 कट दिया. एक भी कट नहीं मिला क्योंकि मैंने फिल्म बनाई है बहुत साफ सुथरी, पाकीज़ा, जिसको एक 5 साल का बच्चा भी देख सकता है, 10 साल का भी बच्चा देख सकता है और 90 साल के, 100 साल के बुजुर्ग भी देख सकते हैं. और मैंने ये फिल्म बनाई ही बच्चों के लिए. इसीलिए मैंने फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं रखा कि मैं ये फिल्म बच्चों तक नहीं पहुंचा सकूं. सोसाइटी को अच्छा मैसेज देना यूए 13+ मिला है. 13 साल के कम उम्र के बच्चे फिल्म अपने माता पिता के साथ जाके देख सकते हैं.
सो फिल्म जेन ज़ी के लिए ही बनी है। जो हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी हमारे बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, और जब वो कुर्बानी बच्चों तक पहुंचेगी तो उनके अंदर एक जज्बा होगा कि हाँ, हमें देश के लिए कुछ करना है, और जब वो देश के लिए कुछ करेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। अब मेरा अगला सवाल, 2002 में एक फिल्म आई द लीजेंड ऑफ भगत सिंह। अब 2026 में एक फिल्म आ रही है द लीजेंड ऑफ उधम सिंह। तो 7 लाख क्रांतिकारी में आपने उधम सिंह को ही क्यों चूज किया? अंग्रेज़ों से देश आज़ाद कराने के लिए लगभग 7 लाख देशभक्तों ने अपनी जान दी, जिसमें से 3 शहीद आज़म हुए। मेरे गुरुदेव हैं ग्रैंड मास्टर शिव शौर्य भारद्वाज भाई साहब। तो जब मैं दुबई से लौट के आया और वी डिसाइडेड कि हमें फिल्म बनानी है, डिस्कशन होते वक्त मैंने मास्टर जी से एक बात कही कि मास्टर जी, इस फिल्म के ज़रिए हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के आने वाले 2-3 साल ऐसे प्रोजेक्ट को दूँ जिसमें मैं किसी इंसान को जस्टिस दिला सकूं। और हमारा दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के इतिहास में जब हम शहीदों की बात करते हैं तो बहुत सारे से शहीदों के साथ जस्टिस नहीं हुआ। उसमें एक शहीद हैं शहीद आज़म उधम सिंह साहब, जिनके साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत बड़ी जर्नी, जो एक फिल्म में आप नहीं दिखा सकते। तो हमने दिस इज़ द चैप्टर 1, और उसके बाद में गद्दार जो देश के अंदर बैठे थे, उनसे भी लड़ना। तो पार्ट 1 में हमने बात की है 1899 से, जहाँ वो पैदा हुए, और 1927 तक, जहाँ पे उनकी पर्सनल लाइफ दिखाई दी है। 1 साल के थे माँ मर गई, 6 साल के थे बाप का देहांत हो गया, 14 साल के थे बड़े भाई चले गए, कोई आसपास में है नहीं, अनाथ आश्रम में रहे हैं। है ना। एक वो दर्दनाक कहानी। उसके बाद अंग्रेज़ों की फ़ौज के साथ में बगदाद लड़ाई लड़ने के लिए गए, है ना। वहाँ से जीत के ज़िंदा 70,000 लोग मरे वहाँ पे इंडियन आर्मी के, बगदाद में। उनकी लाशें भी वापस नहीं आई। उन लोगों ने जान दे दी किसके लिए, कि वो अंग्रेज़ों की नहीं लड़ लेते, क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया कि आप लड़ो। आने के बाद में जिन लोगों से प्रॉमिस हुआ था कि सैलरी दी जाएगी, उनकी सैलरी नहीं दी गई अंग्रेज़ों ने। उधम सिंह साहब वहाँ से जिंदा आ गए, समझ गए थे कि अंग्रेज़ जो हैं ये इतनी आसानी से तो देश को आज़ाद करेंगे नहीं, ये एक भाषा जानते हैं, बंदूक की भाषा। उसी बीच में जलियांवाला बाग कांड हो गया, वो चश्मदीद गवाह थे, वहाँ से लाइफ चेंज होती है। सो एक ये बड़ी कहानी है जो मैंने दिखाने की कोशिश की है, और ग्रैंड मास्टर शिव शौर्य भारद्वाज भाई साहब ने बहुत इनपुट दिए, बहुत अमेजिंग कहानी लिखी है उन्होंने। अब आते हैं एक खास क्वेश्चन पे। फिल्म के बहुत सारे गाने रिलीज हो चुके हैं, उसमें से एक गाना जिसका टाइटल है रंग दे बसंती, जिसको मुंबई के आईपीएस वीरेंद्र मिश्रा सर जी ने लिखा हुआ है। ये कोलैब कैसे पॉसिबल हुआ? हमारे देश में का ये सौभाग्य है। एक तो एक आईपीएस होना, वो एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है, और वो महाज्ञानी लोग होते हैं। तो मैं ग्रैंड मास्टर शिव शौर्य भारद्वाज भाई साहब के साथ था, और वहाँ पे मुझे पता लगा, जब हम फिल्म पे काम कर रहे थे तो मुझे पता लगा कि सर ने कुछ गाने लिखे हैं। वाया किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू ऐसा पता लगा कि सर के पास कुछ ऐसे गाने हैं जो हमारी फिल्म में आ सकते हैं, और मैं उस वक्त पे गाने ढूंढ रहा था, स्पेशली रंग दे बसंती के लिए। तो उन्होंने 2 गाने लिखे हैं। सो जो रंग दे बसंती कहाँ से शुरू हुआ, तो एक अमेजिंग राइटिंग थी। अपनी तो हो गई सगाई तलवारों से, अपने आंगन में बलजी शनाई इनकलाब के नारों से, फांसी घर चली बारातें, हर नौजवान ये बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। सो ये जो लाइन थी, आई वॉज, मतलब मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे उस वक्त। अभी भी मुझे गूज़बम्प आ गए। आप समझिए कि कहा क्या जा रहा है, अपनी तो हो गई सगाई तलवारों से,
अपने आंगन में बजी शनाई इनकलाब के नारों से, फांसी घर चली बाराते हर नौजवान ये बोला। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने सर ये आपने जो लिखा है सर, आप मुझे प्लीज़ ये इजाज़त दे दीजिए कि मैं ये गाना यूज़ कर सकूं। सो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि ये क्या चल रहा है, हम लोगों की बात हुई। सो मैंने बताया उधम सिंह साहब पे हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, और भगत सिंह साहब भी हमारी फिल्म में हैं। सो ही सेड दैट अमेजिंग एंड यू डिजर्व इट। तो मैंने उन्हें थोड़ी कहानी बताई, चीज़ें बताई। सो दूसरा गाना लिखा है उन्होंने जय हिंद। सो आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी गाने में जय हिंद का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जय हुए है, हिंदुस्तान है, जय हिंद नहीं हुआ। सो जो हमारा दूसरा गाना है जय 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 हिंद, जय 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 हिंद, सो वो टाइटल ट्रैक है, वो भी सर ने लिखा है। सो मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी, और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि वो फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। अमेजिंग राइटर ही इज़, माइंड ब्लोइंग। वसीम जी, अभी कुछ दिन पहले अक्षय कुमार सर की फिल्म आई थी केसरी 2, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड और माइकलो डायर की कहानी दिखाई गई, जिसको लेकर इंग्लैंड में उनकी पोती ने काफ़ी बवाल किया, और उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए सभी लोग लुटेरे थे। तो वो फिल्म काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी गई। तो आपको नहीं लगता है आपके फिल्म में भी माइकलो डायर और जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्टोरी दिखाई गई है, तो ये आग आपकी फिल्म में भी लग सकती है? देखिए, दरअसल क्या है कि जिसको भी देखो वो देशभक्ति की बात करता है, बट जब कर्तव्य निभाने की बारी आती है तो मैंने बहुत सारे से लोगों को पीछे हटते हुए देखा है। हम उनमें से नहीं हैं। सो आग लगे, घर जले या गोली सीने पे खाएं, हमें जो बात कहनी है वो बात कहनी है। हद से हद क्या होगा, इंग्लैंड की यूएस की वीज़ा नहीं देंगे, मत दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो सच्चाई है वो सच्चाई बयान की जाएगी। लुटेरा अगर कोई उन लोगों को कह रहा है जिन निर्दोष लोगों को मारा गया, तो लुटेरे थे अंग्रेज़ जिन्होंने 300 साल तक लूटा, 7 लाख क्रांतिकारियों को मारा। मेरे जान से प्यारे भगत सिंह साहब को फांसी पे लगाया, उधम सिंह साहब को फांसी, चंद्रशेखर आज़ाद साहब को गोली मारी। तो मेरा बहुत क्लियर जवाब है माइकलो डायर और माइकलो डायर के ख़ानदान वालों को कि आप इतिहास उठा के देखें। पहले इंटरनेट से वो चीज़ें निकाल दें, उन चीज़ों को मिटा दें जो माइकलो डायर के बारे में लिखी हुई हैं। देश का दुर्भाग्य यह है, बहुत सारी सी फिल्में बनी, मैंने उसमें देखा माइकलो डायर को बहुत वाइट कॉलर इंसान दिखाया गया है, सूट बूट पहने हुए हैं माइकलो डायर, बहुत अजीम शख्सियत दिखाया गया है माइकलो डायर को। माइकलो डायर की इतिहास क्या था, किसको पता है? माइकलो डायर इंग्लैंड के उस पार्ट से आता था, सदर्न इंग्लैंड से, जहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस ज़माने में इंग्लैंड का वो पार्ट सबसे दरिंदे लोगों का पार्ट होता था, जहाँ पे लोगों को मारना, मजलूमों को जुल्म करना, उनको सताना एक महान बात मानी जाती थी। आप जितने जल्लाद हैं, जितने दरिंदे हैं, आपका रुतबा समाज में उतना ही ज़्यादा है। माइकलो डायर एक आयरिश जमींदार के 14 बच्चों में से एक था, जिसको ये ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको लोगों के ऊपर जुल्म करना है। ब्रिटिश सरकार के जितने भी गवर्नर इंडिया आए 300 साल में, वो लोग थे जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद संभाल नहीं पाती थी, जो दरिंदे थे, और उन्हें इंग्लैंड से इंडिया भेजा था जाओ और जाके अपनी दरिंदगी हिंदुस्तान के मजलूमों पे दिखाओ, उनको मारो, निर्दोष लोगों को, निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला देना और उसका ऑर्डर दे देना और फिर उनको लुटेरा कहना। बहुत गलत। सो आज का हिंदुस्तान घर में घुस के मारेगा और आज का हिंदुस्तान सुनेगा नहीं, और जो असलियत है वो पूरी दुनिया के सामने जाएगी। इस फिल्म में मैं और मेरे गुरुदेव ग्रैंड मास्टर शिव किशोर भारद्वाज ने इन लोगों को नंगा किया है। इनको बताया माइकलो डायर क्या था, उसकी क्या औकात थी, उसका माइंडसेट क्या था। मैं बिल्कुल तैयार हूँ
अगर आग आएगी, गोली आएगी, सब चीज़ के लिए तैयार है। वतन के लिए सब हंस के सह लेंगे। जिनके लिए फिल्म बनाई है वो फांसी पे चढ़ गए, है ना। तो हम इतना तो कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि तुम कौन थे, कहाँ से आए थे, तुम्हारा माइंड सेट क्या था, तुम्हें हिंदुस्तान से क्या चाहिए था। तुम लुटेरे थे, कोहिनूर तुम्हारे पास है, हिंदुस्तान की महंगी तरीन चीज़ें तुम लूट के भागे हो। तुमने रेलवे ट्रैक्स बिछाए ताकि हिंदुस्तान से तुम सारा माल जहाज़ों के ज़रिए लेके भाग सको। अब आते हैं थोड़ा रैपिड फायर की तरफ। देश क्या है आपके लिए? शरग। लव स्टोरी या देशभक्ति फिल्म्स? देशभक्ति तो रिडार पे है और वही अभी टारगेट पे है, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। पार्टीशन होना चाहिए था या नहीं? देखिए, पार्टीशन तो नहीं होना चाहिए था। आज अगर देश एक होता, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान सब एक होता, तो वही तो था अखंड भारत। सब एक जगह होते तो बहुत बड़ी पावर होती। आज़ादी के लिए गांधी जी का रास्ता या उधम सिंह साहब का रास्ता? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। दोनों की कुर्बानियाँ बहुत महान है, बट मेरे ख्याल से अगर मैं उस दौर में होता तो मेरे हाथ में बंदूक होती अंग्रेज़ों के खिलाफ। बेस्ट डायरेक्टर इन बॉलीवुड? एक का तो नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, अगर 3 पूछेंगे तो शायद थोड़ा आसान रहेगा। सो 3 में रैंकिंग कर दीजिए। कमाल मूवी साहब, विनोद चोपड़ा से, एंड यश राज। बेस्ट एक्टर फॉर यू? देखिए, इसमें भी मैं एक का तो नाम नहीं ले पाऊंगा यार थोड़ा इनजस्टिस हो जाएगा मेरे लिए अगर एक का नाम लूँगा, कि बहुत महान एक्टर गुजरे हैं। सो मैं मनोज कुमार साहब को मानता हूँ, अमिताभ बच्चन सर। हाल ही में मुझे एक ये नाम भी बड़ा ट्रिकी है, विकी कौशल साहब। आई लव हिज एक्टिंग। फेवरेट एक्ट्रेस? मेरी फेवरेट है आलिया भट्ट राइट नाउ, उससे पहले मीना कुमारी जी। फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, बहुत मुश्किल सवाल है ये भी। नई और पुरानी की बात कर सकता हूँ। सो पुरानी पिक्चर में मदर इंडिया, नई पिक्चर में 12वीं फेल बहुत अच्छी लगी मुझे, मसान बहुत अच्छी लगी मुझे। वसीम जी, ये फिल्म बहुत ब्लॉकबस्टर रहा है और इंडिया के एक एक ऑडियंस तक पहुँचे, ये पूरी हमारी टीम की तरफ से ट्रेंडी टॉपिक से आपके लिए यही हमारे तरफ से ब्लेसिंग है। थैंक यू वैभव जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और आई नीड योर ब्लेसिंग। स्पेशली बहुत मेहनत की है पूरी टीम ने, एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।